दुनिया की राजनीति आज जिस दौर से गुजर रही है, उसमें हर बड़ा देश अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए नए नए कदम उठा रहा है। खासकर भारत, जिसकी अर्थव्यवस्था और भू राजनीतिक ताकत दिन बढ़ रही है, अब केवल क्षेत्रीय शक्ति नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति के रूप में देखा जाने लगा है। लंबे समय से भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता और वीटो पावर की मांग करता आ रहा है। लेकिन इस बीच जब पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी थी कि भारत को वीटो पावर मिलेगी या नहीं, तभी रूस, भारत और चीन ने मिलकर एक ऐसा कदम उठाया जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के समीकरण बदलकर रख दिए। असल में वीटो पावर को लेकर कई देशों की अलग अलग राय रही है। अगर रूस को अलग रख दें तो इटली, जर्मनी और कनाडा जैसे देश भारत को वीटो पावर देने के सख्त खिलाफ हैं। इनका मानना है कि अगर भारत को यह ताकत मिलती है तो अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संतुलन में भारी बदलाव आ जाएगा। यहां तक कि शुरुआत में अमेरिका भी भारत के पक्ष में नहीं था और वह चाहता था कि किसी भी तरह भारत को वीटो पावर न मिले। लेकिन धीरे धीरे बदलते हालात और भारत की मजबूत होती स्थिति को देखते हुए अमेरिका को भी अपना रुख बदलना पड़ा और अब उसने भारत का समर्थन करना शुरू कर दिया है। लेकिन अमेरिका के समर्थन से पहले ही रूस, चीन और भारत ने मिलकर एक बड़ा खेल खेला। इस खेल का नाम है RIC, यानी रूस, इंडिया, चाइना। लंबे समय से यह फॉर्मेट निष्क्रिय पड़ा था, लेकिन अब इसे फिर से सक्रिय कर दिया गया है। जैसे ही यह सक्रिय हुआ, वैसे ही दुनिया की नजरें इस पर टिक गई, क्योंकि यह तीनों देश मिलकर पश्चिमी देशों की दबंगई को चुनौती दे सकते हैं। अब यह समझना जरूरी है कि आखिर RIC है क्या और क्यों। भारत, चीन और रूस ने इसे दोबारा एक्टिव करने का फैसला लिया। RIC यानी रूस, इंडिया और चाइना का एक त्रिपक्षीय समूह है जिसकी कल्पना 10-90 के दशक में की गई थी। उस समय सोवियत संघ का विघटन हो चुका था और रूस को अपनी जगह दुनिया की राजनीति में फिर से मजबूत करनी थी। चीन अपनी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के जरिए अमेरिका के सामने खड़ा होना चाहता था और भारत, जो एक विकासशील देश था, वैश्विक मंच पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता था। इन तीनों देशों के बीच कई बार मतभेद रहे, खासकर भारत और चीन के बीच। लेकिन यह भी सच है कि इन तीनों की साझेदारी अगर गंभीर रूप से होती है तो यह पूरे पश्चिमी दुनिया के लिए एक चुनौती बन सकती है। वीटो पावर की बात करें तो यह शक्ति केवल 5 देशों के पास है: अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जब भी कोई प्रस्ताव आता है और उसे पास करने के लिए मतदान होता है, तो अगर इन 5 में से कोई एक देश भी वीटो का इस्तेमाल करता है तो वह प्रस्ताव पास नहीं हो सकता। यही कारण है कि इन 5 देशों को दुनिया की सबसे ताकतवर ताकतें माना जाता है। वे न केवल अपने हितों की रक्षा कर सकते हैं, बल्कि दुनिया के अन्य देशों पर प्रतिबंध और दबाव भी डाल सकते हैं। भारत लंबे समय से इस व्यवस्था पर सवाल उठाता रहा है। भारत का कहना है कि आज की दुनिया 10,945 की दुनिया नहीं है। उस समय संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी और उस दौर में जो देश ताकतवर थे उन्हें वीटो पावर मिल गई। लेकिन पिछले 75 सालों में हालात पूरी तरह बदल गए हैं। भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा देश है। उसके पास विशाल सैन्य शक्ति है, परमाणु हथियार हैं, अंतरिक्ष में अपनी तकनीक है और क्षेत्रीय स्तर पर उसका प्रभाव बहुत गहरा है। फिर भी उसे वीटो पावर नहीं दी गई। यूरोप के देश जैसे जर्मनी और इटली भारत के खिलाफ इसलिए खड़े रहते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि अगर भारत को वीटो पावर मिल गई तो उन्हें पीछे छोड़ दिया जाएगा। जर्मनी और जापान की भी लंबे समय से यही मांग है कि उन्हें सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता मिले।
लेकिन पश्चिमी देश भी इसमें टालमटोल करते हैं। इसलिए जब भारत आगे आता है तो जर्मनी और जापान के लिए यह स्वीकार करना मुश्किल हो जाता है कि उन्हें किनारे कर भारत को यह ताकत मिल जाए। भारत ने जब देखा कि केवल वीटो पावर की दौड़ में उलझकर पश्चिमी देशों से लगातार टकराना कोई आसान काम नहीं है, तो उसने एक रणनीतिक रास्ता निकाला। उसने रूस और चीन के साथ मिलकर आरआईसी को फिर से सक्रिय करने का फैसला लिया। हाल ही में हुए शंघाई सहयोग संगठन को समिट के बाद रूस के विदेश मंत्री सरगई लावर ने खुद यह कहा कि आरआईसी को रिवाइव करने की जरूरत है। उनका तर्क यह था कि भारत, चीन और रूस तीनों मिलकर ऐसा शक्ति केंद्र बना सकते हैं जो अमेरिका और पश्चिमी देशों की दबंगई का मुकाबला कर सके। लाहौरव ने यहां तक कहा कि भारत और चीन के बीच सीमा पर जो तनाव 2020 में गलवान घाटी में हुआ था वह अब काफी हद तक कम हो चुका है और दोनों देशों के बीच संवाद की गुंजाइश बढ़ी है। ऐसे में यह सही समय है कि आरआईसी को सक्रिय कर दिया जाए। भारत ने भी संकेत दिया है कि वह इस फॉर्मेट को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है, बशर्ते यह पारस्परिक सहमति और सुविधा के आधार पर हो। आरआईसी की ताकत को अगर सही तरीके से समझा जाए तो यह केवल एक समूह नहीं बल्कि पूरी दुनिया का शक्ति संतुलन बदल सकता है। इसमें दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या है भारत और चीन मिलकर। इसमें दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा भंडार है रूस। इसमें सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है भारत। अगर यह तीनों एक साथ आते हैं तो यह वैश्विक स्तर पर आर्थिक, सैन्य और कूटनीतिक संतुलन को बदल सकते हैं। भारत जानता है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ जैसे देश कभी नहीं चाहेंगे कि भारत को संयुक्त राष्ट्र में वीटो पावर मिले। इसलिए भारत के लिए आरआईसी एक डिप्लोमेटिक मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। जब भारत रूस और चीन के साथ खड़ा होगा तो पश्चिमी देशों पर दबाव अपने आप बढ़ेगा। यह दबाव न केवल कूटनीतिक स्तर पर होगा बल्कि आर्थिक और सुरक्षा के मामलों में भी दिखेगा। हालांकि यहाँ एक चुनौती भी है। भारत और चीन के बीच भरोसे की कमी है। 2020 की गलवान घाटी की घटना ने दोनों देशों के रिश्तों को बहुत नुकसान पहुंचाया। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई दुश्मन या दोस्त स्थायी नहीं होता। अगर दोनों देश आता है, राजनीति में डाली का कार्य आता है, मत के लिए रिश्तों के नहीं होता। का कहा समझ लें कि उनके साझा हित हैं और अगर वे मिलकर पश्चिमी देशों को चुनौती दे सकते हैं तो वे अपनी सीमाओं पर हुए विवाद को अलग रखकर आगे बढ़ सकते हैं। भारत की यही कोशिश है कि आरआईसी ऐसा मंच बने जो केवल कूटनीति और आर्थिक सहयोग पर केंद्रित रहे और सीमा विवाद को इस पर हावी न होने दे। अगर भारत, चीन और रूस एक साथ आते हैं तो इसका असर केवल संयुक्त राष्ट्र तक सीमित नहीं रहेगा। यह असर ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ेगा, ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला पर पड़ेगा और सुरक्षा गठबंधनों पर भी पड़ेगा। अमेरिका और यूरोप लंबे समय से ऊर्जा आपूर्ति के लिए रूस पर निर्भर रहे हैं। लेकिन अगर रूस अपनी ऊर्जा चीन और भारत जैसे बड़े बाजारों की ओर मोड़ देता है तो पश्चिमी देशों की स्थिति कमजोर हो जाएगी। दूसरी ओर भारत की अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से बढ़ रही है कि उसे अगले कुछ सालों में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने से कोई रोक नहीं सकता। चीन पहले से ही दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और रूस के पास प्राकृतिक संसाधनों की भरमार है। ऐसे में यह टिकड़ी अगर सही मायनों में सक्रिय हो गई तो दुनिया का आधा से ज्यादा पावर बैलेंस बदल सकता है। इतिहास गवाह है कि अमेरिका ने हमेशा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश की है। संयुक्त राष्ट्र से लेकर विश्व बैंक और आईएमएफ तक हर जगह उसका प्रभाव रहा है। लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध ने दिखा दिया कि पावर सेंटर्स बदल रहे हैं। अमेरिका जितना चाहे दबाव बनाए, लेकिन रूस ने भी अपनी स्थिति बनाए रखी है
और भारत जैसे देश भी अब खुलकर अपनी स्वतंत्र विदेश नीति चला रहे हैं। भारत ने कई बार संयुक्त राष्ट्र में सुधार की मांग की है। 2021 में विदेश मंत्रालय की एक रिपोर्ट में भी साफ तौर पर कहा गया था कि भारत, रूस और चीन एक साथ मिलकर नए ढांचे पर काम कर सकते हैं। यही वजह है कि अब RIC को फिर से सक्रिय किया गया है। अगर वीटो पावर सीधा नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर भारत, रूस और चीन के साथ मिलकर वैश्विक शक्ति संतुलन को प्रभावित करता है तो वही बात अप्रत्यक्ष रूप से हासिल हो जाएगी। इसीलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत ने बहुत ही रणनीतिक कदम उठाया है। पश्चिमी देशों के साथ सीधी टक्कर लेने की बजाय उसने ऐसा रास्ता चुना है जिसमें वह नए शक्ति केंद्र का हिस्सा बनकर अपनी स्थिति मजबूत कर सकता है। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम दोस्तों।